सबसे पहले हम रीति रिवाज देखने वाले हैं। कल्चर ट्रेडिशंस ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत रिलीजियसली हम सब इसको फॉलो भी करते हैं और ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। वैदिक पद्धति से जो निर्धारित है उनको हम संस्कार कहते हैं कि भाई ये संस्कार हैं। और जन्म से पहले वाले जो होते हैं उसे गर्भाधान संस्कार कह देते हैं या पुंसवन संस्कार कह देते हैं या सीमंतोनयन संस्कार कह देते हैं। और जन्म के बाद वाले भी बहुत सारे हैं, तो ये हम एक एक करके पढ़ते ही जाएंगे तो आपको हर एक संस्कार समझ में आता जाएगा। देखिए, जन्म के समय जन्म की रस्में, जब देखिए कोई प्रेग्नेंट होता है तो जो नवविवाहित स्त्री है जब वो गर्भवती होती है तो जिसे आज के टाइम में बेबी शावर बोल देते हैं, तो गर्भाधान। फिर जब अगर लड़का हो जाएगा तो कांसे की थाली बजेगी और अगर लड़की हो जाएगी तो फिर सूप या फिर छाजला बजाया जाएगा। तो ये जन्म के समय पर किया जाएगा। ओके। फिर देखिए क्या होंगे नामकरण, यानी कि जब बच्चा 10th डे का या 10 दिन का हो गया, 12 दिन का होगा तो पंडित को बुलाया जाएगा, तो 10वें या 12वें दिन नामकरण कराया जाता है। फिर जामना क्या होता है, तो पीहर पक्ष वस्त्र और आभूषण आएंगे। अभी एक बार और आएंगे, ढूंढ पे भी आएंगे और जामना पर भी आएंगे। सुहावड़ क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो स्ट्रेंथ वापस प्रोवाइड करने के लिए लड्डू खिलाए जाते हैं प्रसूता को, यानी कि लेडी को, तो उसको कहते हैं जच्चा को, तो उसको कहते हैं सुहावड़। फिर कुएँ पे जाके पूज कर आते हैं। अभी तो घर में भी पूज लेते हैं काफ़ी लोग पानी के पास ही, लेकिन वैसे कुएँ पे जाकर पूजते हैं तो उसको कहते हैं पनघट पूजन या फिर जलवा पूजन। जैसे सच बताऊँ तो जैसे मेरा बेटा है अभी वो 2.5 साल का है, तो हमारे यहाँ ये रस्म है कि जब वो 5 साल का हो जाएगा तो गंगा जी पूजेगी, तो पानी वाली जो चीज़ है उसको पूजते हैं। तो पनघट पूजन या जलवा पूजन जब कुएं पे जाकर पूजते हैं। फिर जब बच्चे के सर जब मुंडता है पहली बार तो उसको कहते हैं जडुल्ला। ढूंढ क्या होता है, अगेन जो लड़की है उसके घर वाले आएंगे, कपड़े, खिलौने, मक्के के फूल ये सब लेकर आते हैं। हालांकि बहुत कुछ लेकर आते हैं, लेकिन नॉर्मल तो यही था कि भाई आए, मिलें, देखें, तो ढूंढ कहा जाता था। ठीक है, तो ये बच्चे से रिलेटेड हो गए। अब देखो विवाह की रस्में, तो सब अब तो सगाई होती है जिसको पहरावनी या चिकनी कोथली कहते हैं, है ना, बेसिकली इंगेजमेंट। फिर लगन पत्रिका होती है, पीली चिट्ठी। फिर टीका, जो लड़की के पिता होते हैं उनकी ओर से लड़के के लिए भेजे गए उपहार होते हैं, तो उसको कहते हैं टीका या फिर तिलक कर देना, जब लड़की वाले लड़के के घर जाके करते हैं। रीत क्या होती है, जब निश्चित हो जाता है कि हाँ भाई शादी होगी तो लड़के वाले लड़की को उपहार भेजते हैं, तो उसको कह देते हैं रीत। पहले तो लड़की वाले जाके टीका कराए, फिर लड़के वाले आके उपहार देंगे तो उसको कहेंगे रीत। फिर जो श्रृंगारिक सामान होता है उसको बरी पड़ला कहते हैं। एक ताई क्या होता है कि भाई एक क्या है, एक नंबर है ना, तो नापना, तो वर के कपड़ों का नाप होता है एक ताई। मुगधना क्या होता है, जब गणेश जी का पूजन हो जाता है तो उसके बाद भोजन पकाने के लिए लाई गई लड़कियां, उसको कहते हैं मुगधना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विनायक पूजन के बाद भोजन पकाने के लिए लाई गई लकड़ियां, सॉरी मैंने आई थिंक लड़कियां बोल दिया, जो लकड़ियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है, मुगधना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर कांकन डोडा क्या होता है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि नज़र वज़र ना लगे, दाहिने हाथ में वर वधू को बांध दिया जाता है। बतीसी नूतना क्या होता है, तो जो वर या जो वधू है उसकी माता वर तथा वधू की माता द्वारा अपने पीहर वालों को निमंत्रण देना, यानी कि भाई भात देने आना, तो उसके लिए भात नोतना कहते हैं हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, कि भाई भात नोतने गए हैं, तो यहाँ कह दिया बतीसी नोतने गए हैं। ठीक है, कि भाई लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, भात लेके आ जाना। फिर होता है जानोटन। जानोटन क्या होता है, जो बेसिकली जो लड़के वाले होते हैं जो अपने सब रिलेटिव्स को बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, तो उसको कहते हैं जानोटन। मायरा, अगेन जो पीहर वाले हैं कि भाई भात आ गया है, तो मायरा जो होता है, जो पीहर पक्ष वाले होते हैं वो आर्थिक सहयोग देते हैं। बिंदोली, वर वधू की निकासी होगी। मोड़ बांधना, सिर पे सेहरा लगाना। निकासी या फिर जान चढ़ना, तो वर पक्ष द्वारा वधू के घर की ओर प्रस्थान करना, यानी कि एक तरीके से रवाना हो चुके हैं मतलब शादी के लिए, तो निकासी या फिर जान चढ़ना। ठीक है, ध्यान रखना, अब तो जान चढ़ेगी। ठीक है, अब देखो टूटिया। टूटिया क्या होता है, जो वर पक्ष की महिलाएं हैं वो नकली विवाह का आयोजन करती हैं, बेसिकली मीन्स थोड़े से स्वांग वगैरह हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेलिब्रेशन, है ना। फिर देखिए टूटिया, टूटिया मीन्स नकली विवाह जैसा, है ना, तो ऐसे करेंगे जैसे कि उनके पैर टूट गए हैं, ऐसे याद रख लेना बस। फिर होता है ढुकाव। ढुकाव क्या है, साएं विवाह मुहूर्त से कुछ पहले वर का जुलूस निकालना, है ना, तो लाइक घुड़चड़ी, तो उसको कहते हैं ढुकाव। ठीक है। सामेला क्या होता है, वधू पक्ष द्वारा बारात का स्वागत किया जाता है कि भाई समधी जी आ गए हैं, ऐसे याद रख लेना सामेला। कवारी जान की भात,
इनको ध्यान रखना, ठीक है। ढुकाव इज़ लाइक अ घुड़चड़ी, सामेला इज़ लाइक अ कि भाई आ गए हैं, स्वागत करना, जैसे भाई आते हैं तो फिर एंट्री वगैरह होती है। टोटियाँ नकली विवाह का आयोजन होगा। कवारी जान का भात बारातियों को कराए जाने वाला भोजन है ना, देखते होंगे आप कि भाई ये तो बारातियों के लिए है, जब बाराती आते हैं तो उनके लिए दोबारा से पूरा खाना वगैरह लगाया जाता है। तोरण क्या होता है, वधू के घर के मुख्य द्वार पर बने तोरण को वर द्वारा तलवार द्वारा 7 बार छूने की रस्म होती है। पानी ग्रहण या फेरे तो अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। हिरावनी विवाह के दौरान दुल्हन को दिए जाने वाला कलेवा। चलिए फिर देखिए क्या है कन्यावल। कन्यावल क्या होगा, जब कन्यादान हो गया तो उसके पश्चात वधू पक्ष द्वारा किया जाने वाला भोजन, तो उसको कहते हैं कन्यावल। बारोटी, बारोटी का आजकल बहुत सारा सॉन्ग मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, बारोटी पे आइए, है ना। तो बारोटी क्या होगा, विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज, यानी कि लाइक अ रिसेप्शन। फिर ओझन क्या होता है, बेटों की फेरों के बाद दिए जाने वाला दहेज। तो दहेज तो देखो बोझ है, ओझ है ना, ऐसे याद रह जाएगा। पहरावनी क्या होगा, बारातियों को वधू पक्ष की ओर से यथाशक्ति धन भेंट दिया जाता है। बेसिकली मलाई वगैरह जो दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, तो उसको पहरावनी कहते हैं। जेवनवार, जो वधू पक्ष है वो भोजन जो कराती है उसको जेवनवार। देखो भोजन यहाँ भी कराया जा रहा है, भोजन कन्यावल में भी किया जा रहा है, और बरोटी स्वागत में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब भोजन ही है। ओलंदी क्या होता है, वधू के साथ पीहर से आता है, साथ में छोटा भाई आ जाता है या कोई निकट संबंधी आ जाता है, तो वो होता है ओलंदी। हथ बोलनो, दुल्हन का प्रथम परिचय कि भाई कुछ तो बोलो, हथ बोलनो। रियान क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनुहार की जाती है, तो उसको कहते हैं रियान। मुकलावा या गोना क्या होता है, जब बालिग होने पर वर के घर भेजना, सो दैट इज कॉल्ड मुकलावा या फिर गोना। बढ़ार क्या होता है, वधू पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज, मीन्स जहाँ पे हम सब जो होते हैं खाना खाने जाते हैं, सो दैट इज़ बढ़ार, बहार लग जाती है लोगों की। आनो, आनो क्या होता है, विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना, तब भी बहुत कुछ जाते हैं और बहुत सेलिब्रेशन टाइप ही होता है, तो आनो कि दोबारा से आनो। बिनोटा क्या होता है, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, दैट इज़ कॉल्ड बिनोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लडार। लडार क्या है भाई, ये भी भोजन ही दिया जा रहा है लेकिन कायस्थ जाति में। तो देखो लडार जो है वो भी भोज है, ठीक है, लडार इज़ ऑल्सो भोज। बढ़ार जो है वो भी भोज है, ठीक है। और क्या है भोज, हाँ कन्यावल, कन्यावल भी भोज है, ठीक है। और एक और था भोज, हाँ जेवनवार, ये भी भोज है, ठीक है, भोज है सॉरी। तो ये ध्यान रखना, कन्यावल, कन्यावल कब है, जब कन्यादान के पश्चात, मतलब कन्यादान हो गया उसके बाद भोज, ठीक है। कन्यादान तो कन्यावल, ध्यान रहेगा। जेवनवार क्या है, जो बारातियों को दिया जाता है ना, जेवनवार बारातियों को दिया जाता है। और कौन सा था, मुकलावा या गोना क्या है भाई, ये तो मतलब भेजना हो गया। बढ़ार क्या है, जो सामूहिक प्रतिभोज दिया जाता है। और लडार कायस्थ जाति वाले देते हैं। अब ये तो हो गई शादी। अब हम कुछ बात करते हैं मृत्यु से संबंधित रस्में। सबसे पहले बैकुंठी। बैकुंठी क्या है, सो देखिए बैकुंठी, बैकुंठी क्या है कि जब शमशान घाट में ले जाते हैं और मृतक को, तो जो लकड़ी की जो शैया होती है दैट इज़ कॉल्ड बैकुंठी। लोपा क्या है, अंत्येष्टि की क्रिया हेतु अग्नि को जो आहुति दी जाती है तो उसको बोलते हैं लोपा, ठीक है। आधेटा क्या है, जब घर और शमशान तक जा रहे होते हैं तो चौराहे पर दिशा परिवर्तन को बोलते हैं आधेटा। तो बीच में आधे रास्ते चेंज करना पड़ा तो ऐसे आप ध्यान रख लेंगे आधेटा। फिर वहाँ जिस पर लेके जा रहे हैं बैकुंठी, फिर वहाँ पे जब अग्नि की आहुति दी जाएगी तो लोपा। दंडोत क्या होता है कि बैकुंठी के आगे मृत व्यक्ति के संबंधियों का साष्टांग दंडवत करना दंडोत कहलाता है। पानीवाड़ा क्या होता है, जब घर पे आ जाते हैं तो स्नान करते हैं, दैट इज़ पानीवाड़ा। सातरवाड़ा क्या होता है, जब मृतक के परिवार के लोगों का जो धैर्य बांधा जाता है उसको सातरवाड़ा कहते हैं। भदर क्या होता है, जो मृतक के परिवार वाले हैं, आपने देखा होगा कि सर जो होता है वो मुंडवा लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड भदर।
फिर फूल एकत्र करना क्या है या फूल चुनना क्या है, तो जब दाह संस्कार हो जाता है तो उसके तीसरे दिन वहाँ जाते हैं और फिर उसके जो दांत हड्डियाँ होते हैं उसे इकट्ठा करना फूल चुनना कहते हैं। तिया क्या होता है, जब तीसरे दिन बैठक लगती है। बखेर क्या होता है, जब शमशान ले जाते हैं तो रास्ते में अर्थी पर उछाले गए पैसे को बिखेरना कहते हैं। मोसर, फिर कभी कभी जो बहुत एजिड होते हैं तो भोज भी कराया जाता है, तो मृत्यु भोज। जोसर क्या होता है, व्यक्ति द्वारा मृत्यु से पहले ही करवाया हुआ मोसर जो होता है उसे जोसर कहते हैं। पगड़ी बंधाई क्या होता है, जब मीन्स डेथ हो जाती है तो जो बड़ा पुत्र होता है उसको उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है। दोवनिया क्या होता है, जब मृतक होता है हो जाता है तो उसके जो 12वें दिन है तो घर को शुद्धि कराया जाता है और जल से मटके लाए जाते हैं जल से भरे हुए, सो दैट इज़ कॉल्ड दोवनिया। श्राद्ध क्या होता है, आश्विन का महीना आता है और फिर उस दिन जिस भी दिन डेट होती है, तिथि होती है, तो उसके द्वारा भोजन कराया जाता है ब्राह्मणों को, पंडितों को, सो दैट इज़ कॉल्ड श्राद्ध। ओख क्या होता है, त्योहार के अवसर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर आन लग जाती है। हरियाणा में बोलते हैं आन लग गई है, राजस्थान में बोलते हैं ओख, कि भाई अब ये त्यौहार नहीं मनेगा जब तक उस दिन कोई दोबारा पैदा नहीं हो जाता। हरियाणा में ऐसे होता है। चलिए कुछ और रस्में हैं, जैसे कि है कौन सी है, नांगल। नांगल क्या है, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म, नया घर बना है तो नांगल। नाता क्या है, नाता बड़ा बुरा है कि पत्नी द्वारा पति को छोड़कर बिना किसी औपचारिक रस्मों के किसी अन्य पुरुष के साथ रहना, नाता तोड़ दिया, है ना, बहुत गलत बात है वैसे तो नाता, ठीक है। बट अगेन ये एक अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कस्टम्स हैं, तो हम किसी को गलत या सही नहीं बोल रहे हैं। हमारा बस बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। नांगल क्या है कि नए घर के अंदर प्रवेश। चलिए दापा क्या है, तो दापा क्या होता है, आदिवासी क्षेत्र में जो भगाकर लाई युवती होती है उसको पुरुष पक्ष जो होता है पुरुष पक्ष द्वारा वधु मूल्य चुकाना, उसको कहते हैं दापा, मतलब मूल्य दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। आदिवासी में मोताना क्या होता है, आदिवासी पंचों द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होने पर आरोपी से वसूली गई राशि, यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आरोपी से पैसे ले लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं मोताना। डावरिया क्या होता है, दहेज के साथ ही कुंवारी कन्याएं को भेज दिया जाता है तो उसे डावरिया कहते हैं। समदरिया हिलोर, तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में तीजोत्सव पर भाई बहनों द्वारा मनाई जाने वाली परंपरा। फिर है मुर्दे की सवारी, तो ये शीतलाष्टमी वाले दिन भीलवाड़ा में मनाई जाती है। नेजा लूटना भी शीतलाष्टमी वाले दिन, लेकिन उदयपुर के जावद में। गोटिया रो मेलो, ये ताउसर नागौर के अंदर, और इसमें माली समाज द्वारा बच्चों के रिश्ते तय करने की परंपरा है। संथारा जैनियों द्वारा। राजस्थान के पर्व एवं त्यौहार, देखो बहुत सारे राजस्थान के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ से रिलेट करके इसको याद करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इस महीने में ये त्यौहार मनता है, तो थोड़ा आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए राजस्थान के त्यौहार, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं श्रावण या छोटी तीज की। देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है, शादी होती है, जो लड़की होती है वो अपने घर जाती है और मायके में मनाने की परंपरा होती है, बहुत सारा श्रृंगार का सामान भी मिलता है। जयपुर के अंदर तो तीज माता की सवारी भी विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि आप जाके देख सकते हो जयपुर के अंदर तीज माता की सवारी कैसे निकाली जाती है। और कहावत है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गंगोर, मतलब कि कब से शुरू होगा और कब ख़त्म होंगे त्यौहार, ये आपको देखने को पता चल जाएंगे। तीज उत्सव जयपुर में बताया ना, तीज माता की सवारी वहाँ पर निकलती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तीज कब आती है, सिंधारा, हमारे यहाँ तो देखो हरियाणा में तो सिंधारा बोलते हैं कि तीज आ गई है, अभी ये जुलाई में आ जाता है। और जब भाई जो होता है वो अपनी बहनों के घर भी जाता है, और घेवर, हरियाणा में तो घेवर चलता है कि घेवर देकर आते हैं, बहनों को कपड़े दे के आते हैं, तो ये होता है श्रावण। तो यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो तीज माता की सवारी भी निकाली जाती है, ध्यान रखेंगे। और कब हो रहा है ये सब चीज़ें, श्रावण के शुक्ल तृतीय को। देखो तीज है तो थर्ड तो आएगा ही आएगा, है ना, श्रावण का महीना आएगा ही आएगा, श से ही शुक्ल याद रख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी, तो देखो नाग पंचमी है तो पंचमी तो आपको डेट याद रखनी नहीं है, क्योंकि पंचमी है तो पंचमी वाले दिन ही आएगी। पहले इसके बारे में तथ्य पढ़ते हैं फिर डेट याद करेंगे। तो देखो नाग पंचमी नाग देवता की पूजा होगी,
बड़ी आसान सी बात है। मेला कहाँ लगेगा? नाग पंचमी का मेला लगेगा जोधपुर के अंदर। तो अगर आपको नाग पंचमी देखनी है तो आप चले जाना सीधा गाड़ी लेके या ट्रेन से, कैसे भी जाओ, सीधा जोधपुर जाना और वहाँ पे नाग पंचमी देख कर आना। कब देख कर आओगे? तो अभी सावन आने वाला है ना, जून के बाद, तब जाना, तो बहुत जल्दी आपको जाने को मिलेगा। फिर आप देखते हो तो फिर जैसे ही तीज खत्म होती है तो आ जाता है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन तो पता ही होना चाहिए, श्रावण की पूर्णिमा, बहन पूरा पूरा लूट लेती हैं, है ना। तो देखो पहले श्रावण में तीज का वो देकर आए, अब पूर्णिमा आ गई है यानी कि रक्षाबंधन, तो बहन को तो देना पड़ेगा। तो नारियल या सत्य पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। देखिए बड़े मतलब भाग्यशाली होती हैं वो बहनें जिनके भाई मतलब पूरी लाइफ भर साथ देते हैं, और देना भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आर्थिक मदद ही करें, लेकिन आप इमोशनली भी अगर बहन के साथ रहते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए हमेशा कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो हम पर बोझ है या वो है। देखो मैं खुद भी बहन हूँ, हमारी भी ननंद हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी बात होती है कि बेटी कहीं और जाती है, रहती है, तो अगर भाई उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक स्ट्रेंथ रहती है। इसलिए बहनों को भाई के साथ भी बना के रखनी चाहिए और बहनों को भाई के साथ भी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है जो लाइफ टाइम चलता है। पेरेंट्स कभी कभी नहीं रहते, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वो चले जाते हैं, लेकिन भाई बहन तो रहने ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो डेट में लिखा है अष्टमी, तो अष्टमी, अब कृष्ण है तो कृष्णी, कब? भाद के अंदर। तो अब हम जितने भी पढ़ने वाले हैं, अब श्रावण के बाद आएगा सावन भादो, ऐसे बोलते हैं। तो श्रावण के बाद अब भादो, यानी कि अब आएगी ना जब हमारी, तो देखो स्कूल में बहुत छुट्टियां होती हैं, तो यहीं से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आती है, तो सावन के बाद भादो के अंदर कृष्णा जन्माष्टमी आती है, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर जैसे ही कृष्ण की जन्माष्टमी खत्म हो गई तो फिर गणेश जी भी क्यों पीछे रहे, तो चतुर्थी, तो चतुर्थी पर ही बनेगी, है ना, ये शुक्ल के अंदर बनेगी। तो यहाँ पे चैत्रा चौथ, शिव चतुर्थी, रणथंभौर के अंदर तो गणेश जी का मेला भी लगता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, रणथंभौर के अंदर ये हमने पढ़ा भी था, रणथंभौर का किला भी पढ़ा था जहाँ पे गणेश पोल भी है, तो रणथंभौर के अंदर गणेश जी का मेला भी लगता है। और भी बताइएगा और कहाँ है गणेश पोल। फिर आएगी ऋषि पंचमी, तो पंचमी के अंदर ही आएगी। बस जन्माष्टमी कृष्ण के दिन आएगी, बाकी सब शुक्ल में ही आएंगे। अनंत चतुर्दशी, तो चतुर्दशी में आएगी, शुक्ल में ही आएगी, ठीक है। तो जन्माष्टमी मना ली, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर चतुर्दशी। अब छोटी तीज मना ली, तो अब बड़ी तीज भी मना लो, जिसको सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज भी कहते हैं। तो इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि शिव पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में, भाई शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है दोबारा से। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, और बूंदी में कजली तीज की सवारी निकलती है। छोटी तीज की सवारी कहाँ निकलती है? जयपुर में। बड़ी तीज की ब से बड़ी, ब से बूंदी के अंदर निकलती है। और ये कब? देखो तीज है तो 3 को ही आएगी, भादो के अंदर ही आ रही है, जबकि छोटी तीज कहाँ आ रही थी? श्रावण के अंदर आ रही थी, तो ये भाद्र के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और कृष्ण, शिव पार्वती है तो कृष्ण का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए जल झूलनी, देव झूलनी या फिर डोल 11 आती है। तो 11 है तो एकादशी वाले दिन ही आएगी। ठाकुर जी की सवारी निकलती है रेवाड़ी के अंदर, ध्यान रखेंगे। जल झूलनी, तो देखो हम झूला किसको देते हैं? अपने ठाकुर जी को देते हैं ना, तो ठाकुर जी को हम झूला दे रहे हैं, ठीक है। और ठाकुर जी तो काले हैं हमारे, तो श्याम है तो शुक्ल, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नवरात्रा, तो नवरात्रे कब शुरू हो जाते हैं? भाई नवरात्रे आश्विन में शुरू होते हैं और चैत्र में 2 महीने में आते हैं। तो सबसे पहले आश्वी 1 से नवमी तक आएंगे, सर्दी है मतलब सर्दी के अंदर ये नवरात्रे आते हैं। फिर नवरात्रे खत्म होते ही आ जाएगा दशहरा, तो ये भी कब आएगा? आश्विन के महीने में ही आता है और दशमी के दिन आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? शमी वृक्ष, खेजड़ी व शस्त्रों की पूजा यहाँ पर की जाती है दशहरा वाले दिन। और कोटा का जो दशहरा मेला है वो बहुत फेमस है। फिर आएगी शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा। अब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, मारवाड़ उत्सव उस दिन मनाया जाता है। तभी तो शरद पूर्णिमा खास है कि कुछ तो खास होना चाहिए, कुछ तो उत्सव मनना चाहिए, तो मारवाड़ में उत्सव मनेगा। करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों द्वारा व्रत रखा जाता है, मोस्टली ये अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आता है, कार्तिक के महीने में आता है और कृष्ण चतुर्थी के दिन आता है। फिर आ जाती है धनतेरस, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, तो कार्तिक के महीने में ही आती है दिवाली, तो कार्तिक
कार्तिक के महीने में धनतेरस आएगा, त्रयोदशी को आएगा, कृष्ण के दिन ही आएगा ये, ठीक है। बर्तन खरीदने की परंपरा है। फिर आती है रूप चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली मनाते हो ना, छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली को ही रूप चतुर्दशी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी इसको कहते हैं। फिर कार्तिक की अमावस्या को आएगी दीपावली, और राम के पुनः अयोध्या लौटने की स्मृति में दीपों का त्यौहार होता है। लोग बहुत खुशी से मनाते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं, खुशी खुशी का माहौल होता है, मिठाइयाँ होती हैं, रंगोली बनती है घर के अंदर। फिर आती है गोवर्धन पूजा। हम तो अपने घर गोवर्धन भी मनाते हैं, और ये शुक्ल को, क्योंकि अमावस ख़त्म हो गई तो अमावस के बाद तो शुक्ल लग जाएगा। गायों की पूजा की जाती है, और यही बोला जाता है कि भाई घर के अंदर दूध दही घी ये सब चीज़ें बनी रहे। फिर आती है देव दीपावली। देव दीपावली कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वो अमावस्या के दिन और ये पूर्णिमा के दिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिवाली अमावस पर और पूर्णिमा देव दीपावली या त्रिपुरा महापूर्णिमा, इसका चंद्रभागा मेला देखने को आपको मिलेगा झालावाड़ के अंदर। कपिल धरा का मेला देखने को मिलेगा बारा के अंदर। पुष्कर मेला देखने को मिलेगा अजमेर के अंदर। कपिल मुनि मेला हमारे यहाँ कोलायत बीकानेर में। दीपदान यहाँ पे किया जाता है। तो महापूर्णिमा या देव दीपावली कोई छोटा त्यौहार नहीं है, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत मेले लगते हैं। घर में कुछ हो ना हो, लेकिन बारा के अंदर आप जाके कपिल धरा का मेला देख सकते हैं। झालरा पाटन के अंदर जाके चंद्रभागा मेला देख सकते हैं, पुष्कर मेला देख सकते हैं, और बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला देख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी है तो पंचमी वाले दिन ही आएगी, है ना। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो बसंत पंचमी है तो पंचमी वाले दिन आएगी। अब आ जाओ माघ के महीने में, है ना। बसंत पंचमी आती है ना, जब बसंत ऋतु आ जाती है, और बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है, और राजस्थान जो सरकार है वो गार्गी पुरस्कार भी देती है। तो ये माघ में आती है। फिर माघ पूर्णिमा, तो डूंगरपुर के अंदर बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि कब आएगी, तो फाल्गुन के कृष्ण त्रयोदशी। तो शिवरात्रि कब आती है, त्रयोदशी में आती है। शिव हैं तो कृष्ण होंगे, है ना, तो शिव कृष्ण में आएगी। होली फाल्गुन के पूर्णिमा वाले दिन आती है। होली खेली जाती है। भिनाई की कोडामार, मेवाड़ की भगोरिया, श्री महावीर जी की लठमार, बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर में इल्लो जी की सवारी भी निकलती है। इल्लो जी की बारात, इल्लो जी वही जो छेड़छाड़ वाले देवता कहलाए जाते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, लोक देवता मैंने पढ़ाए हैं, वो वीडियो आप देखें। फिर धुलेंडी आएगी। धुलेंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलेंडी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, धुलेंडी उत्सव जयपुर में। फिर आएगी घुड़ला। घुड़ला क्या होता है, घुड़ला आपको मैंने नृत्य भी बताया है, जहाँ पे छिद्रित मटकाएँ होते हैं और दीपक रख के महिलाएं गीत गाती हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेके शुक्ल तृतीया तक, तो चैत्र के महीने में यानी कि मार्च के महीने में ये सब हो रहा है, धुलेंडी और घुड़ला। अब फिर जब धुलेंडी चली जाती है तो उससे कुछ दिनों बाद आती है शीतलाष्टमी। मैंने आपको शीतला माता कराई थी, है ना, जो चेचक्की देवी कहलाती हैं। लोक देवियाँ वाली वीडियो देखो आप। तो शीतल चैत्र कृष्ण अष्टमी में आता है, क्योंकि होली के बाद ही आता है ये। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है जिसको बैसोड़ा कहते हैं। शीतला माता, शील डोंगरी, चाकसू जयपुर फेमस है। फिर आता है गणगौर। गणगौर काफ़ी सारी लेडीज़ है यहाँ पे। छोटी सी गुड़िया जिसको गणगौर कहते हैं, वो बहुत ही मतलब देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं। ये काफ़ी दिनों का त्यौहार होता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और शुक्ल प्रतिपदा तक चलता है। राख के पिंड बनाकर अंकुरित जौ के साथ पूजन किया जाता है। गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। नाथ द्वारा के अंदर चैत्र शुक्ल पंचमी को, क्योंकि गुलाबी गणगौर भी बनती है, और जोधपुर में धींगा गवर बेंत मार मेला भी लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। राम नवमी, अब देखो अभी तो नवमी आई थी एक अश्विन महीने में, और एक आएगी चैत्र में। तो श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा वाले दिन आती है। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। संत पीपा की जयंती इस दिन मनाई जाती है। ठीक है, तो चुप नहीं रहते हनुमान, तो चैत्र पूर्णिमा वाले दिन हनुमान जयंती। फिर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही आती है। गौतम बुद्ध की जयंती है ये। पीपल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। ग्रीष्मोत्सव लगता है माउंट आबू सिरोही के अंदर। वट सावित्री व्रत अभी हमने किया है, आई थिंक कुछ
5 या 10 दिन पहले की बात होगी शायद, जेठ की अमावस्या, क्योंकि अब जेठ का महीना चल रहा है। अमावस वाले दिन तो नंद के लिए मैंने साड़ी निकाली, ससुर जी को पैसे दिए। तो जेठ अमावस वट सावित्री व्रत बेसिकली पति की लंबी आयु के लिए, कि भाई पति का सब कुछ ठीक रहे, इसलिए मनाया जाता है। अब आएगी निर्जला एकादशी, शुक्ल एकादशी आएगी। अब फिर आएगी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में आएगी, अगले महीने आएगी। और अब के जो भी गुरु वगैरह हैं तो उनसे आशा ही रखते हैं, तो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो ये हिंदू के त्यौहार थे। थोड़े मुस्लिम के त्यौहार भी देख लेते हैं। एक तो ये मुहर्रम मनाते हैं, ठीक है। मुहर्रम माह की 10 तारीख होती है तो ताजिए निकाले जाते हैं। फिर बरावफ़ात आती है, तो 12 तारीख को रबी उल अव्वल माह के वाले दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के उत्सव पर ये मनाते हैं। फिर मीठी ईद आती है, सवा माह की 1 तारीख को, खुशी और भाईचारे का त्यौहार है। फिर ईद उल जीहा आता है जिलहिज की 10वीं तारीख को, कुर्बानी के रूप में। फिर शबे बारात शबान माह की 14वीं तारीख में। ये आप याद कर लीजिएगा, मुझे थोड़े से ही कम याद रहते हैं। चलिए फिर देखिए सिंधी त्यौहार। तो सिंधी त्यौहार में चेटी चंड, जैसे कि झूलेलाल के उत्सव पर, और चैत्र शुक्ल द्वितीया को। फिर आते हैं जैन। तो देखिए जैन का पर्यूषण, बहुत पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। महावीर जयंती, सुगंध दशमी, तो दशमी है तो दशमी आएगी, महावीर वाली त्रयोदशी को आएगी। पर्यूषण भाद्रपद में, महावीर चैत्र शुक्ल में, सुगंध भाद्र शुक्ल दशमी वाले दिन, ठीक है। पर्यूषण तो जैन धर्म का महापर्व है। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में पर्यूषण पर्व मनाया जाएगा, यही इनका सबसे बड़ा पर्व है। और अंतिम दिन में ये संवत्सरी पर्व भी मनाएंगे। महावीर जयंती त्रयोदशी वाले दिन, सुगंध दशमी शुक्ल दशमी वाले दिन। फिर आ जाते हैं सिखों के त्यौहार पर। तो सिख लोहड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को, वैसाखी मनती है 13 अप्रैल को। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु नानक जयंती कब गुरु नानक का जन्म होता है। फिर क्रिसमस 25 दिसंबर को आती है। नववर्ष 1 जनवरी को आता है। गुड फ्राइडे शुक्रवार को आता है, और इसी दिन ईसी मसीह को सूली पर लटका। राजस्थान के मेले व उत्सव, देखिए इनको रटने की बजाय पहले इनको समझेंगे कि स्थान या विशेष तथ्य क्या है, और फिर इसकी तिथि याद करने की मैं आपको कोशिश कराऊंगी। तो देखो महावीर जी का मेला, तो महावीर जी का मेला करौली के अंदर लगता है ना। तो महान की करो जय, ऐसे आपको याद रखना है। कहाँ पर? चंदन ग्राम के अंदर महावीर जी की जय करने के लिए आपको जाना है, करौली के अंदर। फिर देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो डिग्गी टोंक के अंदर लगता है ना। तो डिट्टो, हम क्या बोलते हैं, डिट्टो ऐसे ही लिख दो, ठीक है, डिट्टो। तो डिग्गी और टोंक। फिर आ जाओ भरथरी का मेला, क्योंकि देखो ये मैं थोड़ी ट्रिक आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत कुछ है कल्चर के अंदर याद करने के लिए। अगर आपको याद हो जाता है मेरी ट्रिक से तो आप उससे याद कर सकते हैं, वरना आप अपनी भी बना सकते हैं। और मैं हर वीडियो में ये बात बोलती भी हूँ कि क्योंकि देखो मेरे दिमाग में जो चलता है तो मैं वही ट्रिक आपको बता देती हूँ। अगर आपको कुछ और याद रहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर देखिए भरथरी का मेला, तो भरथरी का मेला अलवर के अंदर लगता है। कालबेलिया नृत्य होता है इस दिन। तो देखो भर्त में नीचे र है ना, ये देखो नीचे र है, तो इसमें भी र है, तो नृत्य होगा। कौन सा नृत्य करेंगे? अलवर के अंदर कालबेलिया नृत्य होगा। फिर देखिए अन्नकूट मेला, तो अन्नकूट, तो अन्न हम कूट के किसको खिलाते हैं? अपने नाथ को। तो नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर में है। गरीब नवाज, तो गरीब नवाज, अब आज से मैं गरीब नहीं रहना चाहती, तो गरीब नवाज अजमेर के अंदर। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर बोहरा संप्रदाय का केंद्र है। पंजाब शाह बाबा का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? संस्कृत विद्यालय था, अजमेर के अंदर है, ठीक है। फिर आ जाओ अब्दुल्ला पीर या फिर अब्दुल रसूल का उर्स, ये बांसवाड़ा के अंदर लगता है। तो अब्दुल में देखो ब वर्ड पे बहुत फोकस आ रहा है, तो ब से ही बांसवाड़ा। फिर देखिए खलकानी माता या फिर गर्दब मेला कहाँ लगता है? तो गर्दब मेला देखने जाओगे तो खाली हाथ मत जाना, क्योंकि जयपुर बड़ा महंगा शहर है, ऐसे याद रख लेना। तो भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर के अंदर। गनगौर उत्सव वहीं पे देखना, जयपुर में ही। मेवाड़ उत्सव तो उदयपुर का ही फेमस है। मरु उत्सव बीकानेर का नहीं है, जैसलमेर का है। मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। थार महोत्सव जैसलमेर का नहीं है, बाड़मेर का है। हाथी महोत्सव, जयपुर में जा ही रहे हो गनगौर देखने के लिए, तो हाथी उत्सव भी देखकर आना है।
तो अब ये तो मैंने आपको बताई मेले और उत्सव के स्थान और विशेष तथ्य। अब इनकी थोड़ी सी तिथि भी याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए महावीर जी का मेला, महा की करो जय, है ना। तो महावीर जी का मेला कहाँ लग रहा है? करौली में लग रहा है। अब ये कब लगेगा? तो ये चैत्र के महीने में, यानी कि अभी जो गया है तभी शुरू हुआ था, चैत्र में जब होली आई थी। चैत्र से वैसाख और शुक्ल से लेके कृष्ण और त्रयोदशी से लेके प्रतिपदा, देखो सारे ही कितना बड़ा याद करना है। चैत्र से वैसाख में जाना है, शुक्ल से कृष्ण में जाना है, त्रयोदशी से प्रतिपदा में जाना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, देखो मैंने 3 एरो बनाए हैं, इन 3 एरो को फिल करो। चैत्र से वैशाख, च से शुरू करना है तो बड़े की मात्रा है, 2 की मात्रा है तो वैशाख में भी 2। शुक्ल से तो कृष्ण में जाओगे, त्रयोदशी से प्रतिपदा के अंदर आप जाओगे। अब पहले मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला डिट्टो, कहाँ? टोंक में। तो टोंक के अंदर भाई महिलाओं को मत परेशान करो, सावन है, वो झूलेंगी, खेलेंगी, मेहंदी लगाएंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी। तो सावन हरियाली की अमावस को लगता है। भरथरी का मेला, तो भरथरी यानी कि अलवर कालबेलिया के अंदर, र की मात्रा से मैंने आपको कराया था। अब भ में ही है भरथरी, भ से ही है भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी वाले दिन लगता है। ठीक है, तो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी वाले दिन लगता है। अन्नकूट, अन्नकूट के हम किसको खिलाएंगे? अपने नाथ को, क्योंकि वही सबके राजा हैं। तो अन्नकूट मेला कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को लगता है। ठीक है, तो अन्नकूट मेला, देखो पहले तो मैं ये डिट्टो हटा देती हूँ। अब देखो अन्नकूट मेला आप कैसे याद करोगे? तो देखो अन्न आप कूट रहे हो ना, तो आप ये बात किसको कह रहे हो? कार्तिक को कह रहे हो कि कार्तिक जल्दी जल्दी से अन्न कूट दे वरना मैं तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगी। ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल, ठीक है, प्रतिपदा, प्रतिदिन कूटवाने हैं कार्तिक से। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। खाटू श्याम जी का मेला तो याद रहना ही चाहिए, खाटू श्याम जी के मंदिर में लगता है। और खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के एकादशी से द्वादशी तक लगता है। ठीक है, एकादशी 11, द्वादशी 12, तो फाल्गुन के महीने में लगेगा। शुक्ल, देखो खाटू श्याम जी तो शुक्ल, उनकी शक्ल कैसी थी? तो वो तो हमारे सांवले ही थे। तो स से शुक्ल, सा से सांवले, और खाटू श्याम जी की बात हो रही है। गरीब, तो आज मैं गरीब नहीं रहना चाहती, चाहे रज्जब माह की 1 तारीख हो चाहे 6 तारीख हो। गलियाकोट का मेला डूंगरपुर के अंदर लगता है, मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को लगता है। पंजाब शाह बाबा का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा। अब्दुल्ला पीर बा पे बहुत फोकस आ रहा है, बांसवाड़ा। खलकानी माता, खाली हाथ मत जाना। गर्धम मेला देखने जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, जयपुर में अब जा रहे हो तो गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। चैत्र के कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होते हैं और चैत्र के शुक्ल तृतीया तक गणगौर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होंगे, चैत्र शुक्ल तृतीया तक जाएंगे। फिर देखिए मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव तृतीया से पंचमी तक 3 दिन बनेगा, तृतीया चतुर्थ पंचमी। ठीक है, चाहे तुम्हारी शक्ल ही क्यों ना काली हो जाए, 3 दिन मना के आना है मेवाड़ उत्सव उदयपुर के अंदर। वैसे उदयपुर में शक्ल काली होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी शक्ल बहुत ही मतलब चमकेगी। तो चैत्र शुक्ल, ठीक है, क्योंकि उदयपुर के अंदर तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। फिर देखिए मरु महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में। यहाँ फरवरी के महीने में चले जाना, क्योंकि उसके बाद जाओगे तो आप सीख कर ही आओगे, यानी कि आप गर्म हो जाओगे बिल्कुल। तो माघ शुक्ल त्रयोदशी फरवरी के अंदर जाना है, माघ में शुक्ल त्रयोदशी को जाना है। थार महोत्सव अक्टूबर में जाना, बाड़मेर में भी। और हाथी महोत्सव आप मार्च में देखने जा सकते हो जयपुर के अंदर। अब ये कुछ और महोत्सव हैं, अन्य उत्सव हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मीरा महोत्सव। तो मीरा चित्तौड़गढ़ में ही रहती थी, है ना। पतंग महोत्सव जयपुर का फेमस है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का फेमस है। जयपुर महोत्सव जयपुर का ही है। राजस्थान उत्सव 30 मार्च को मनाया जाता है। आभानेरी उत्सव दौसा के अंदर। मत्स्य उत्सव अलवर के अंदर। रनकपुर के मंदिर पाली में है। शीत महोत्सव माउंट आबू के अंदर दिसंबर के महीने में। सरस या हस्तशिल्प मेला जयपुर के अंदर लगता है। केला देवी का मेला तो करौली में ही लगेगा। हरियाली अमावस्या मेला
उदयपुर में, जयपुर में नहीं, जयपुर में कौन सा, सरस हस्तशिल्प मेला। और हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में। पांडुपोल मेला अलवर में। वीर तेजा जी का मेला तो तेज तेज पर्वत पे चढ़ जाओ तो पर्वतसर नागौर के अंदर। मल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। अब राजस्थान में जो पशुपाल विभाग है वो भी कुछ मेले जो हैं वो आयोजित करते हैं, जैसे कि श्री रामदेव जी का पशु मेला लगता है। जैसलमेर में नहीं लगता, नागौर में लगता है। कहाँ लगता है, नागौर में। पहले स्थान याद करेंगे क्योंकि तिथि के चक्कर में क्या है सभी रह जाते हैं। तो रामदेव जी के मेले में कोई जाने के लिए ना नहीं करेगा, नागौर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली, तो शिव की भी करो जय, ठीक है। जैसे और हमने किसकी जय करी थी, तो हमने महावीर जी के मेले की करी थी जय, तो सिमिलरली हमें और किसकी जय करनी है, हमें शिवरात्रि पर भी जय करनी है। तो शिवरात्रि पशु मेला भी करौली के अंदर। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। बलदेव मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। गोमती सागर झालरा पाटन के अंदर। तेज तेज पर्वत सर पर चढ़ना है। गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ में है ही, मैंने आपको लोक देवता में पढ़ाए हैं। जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर। देखिए जिन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं उनके लिए इजी रहता है, जो सिर्फ एक ही वीडियो देखते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब आप पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो कुछ हमने, जैसे कि अब जितने भी आप ये देखो सारे लोक देवताओं के नाम हैं, तेजा जी, गोगा जी, ठीक है। तो इसीलिए वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप मतलब सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो मल्लीनाथ जी का मेला है, रामदेव जी का मेला है, तो वो आपको वहीं पे याद हो जाते हैं। चलिए फिर देखिए पुष्कर, तो पुष्कर में लगेगा। चंद्रभागा झालरापाटन में। और कौन सा लग रहा है झालरापाटन में, गोमती, तो गोमती और चंद्रभागा कहाँ है, झालरापाटन में है। जसवंत कहाँ है, भरतपुर में है ना। तो जब भी ऐसे याद रख लेना, जब भी, तो जब भी, तो जसवंत मेला भरतपुर में। पुष्कर, पुष्कर में लगता ही है। गोगा मेड़ी, शीश मेड़ी चूरू में है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। तेजाजी पर्वतसर नागौर में है। गोमती झालरापाटन में है। चंद्रभागा झालरापाटन में है। बलदेव मेड़ता नागौर में है। मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में है। शिवरात्रि करौली में। रामदेव नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बातें। अब आ जाती हैं डेट वाली बातें। और डेट वाली चीज़ें देखो जो मुझे पर्सनली खुद टफ लगती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेमोराइजिंग है, लर्न करना पड़ता है। तो अब देखिए रामदेव जी का मेला मैं तो देखूंगी, है ना, ऐसे याद रख लो। तो माघ के मतलब प्रतिदिन देखूंगी, तो प्रति से ही याद रखो पूर्णिमा। तो माघ के प्रतिपदा से शुरू होगा और पूर्णिमा तक चलेगा। अब जब ये खत्म होगा तो अगले ही टाइम पे देख लेना शिवरात्रि मेला, माघ पूर्णिमा से फाल्गुन के कृष्ण सप्तमी तक, है ना। तो करीब करीब 7 दिन हो गए। तो माघ के बाद फाल्गुन ही आता है, तो माघ से फाल्गुन के अंदर देखोगे। अब देखो शुक्ल तो यहाँ खत्म हुआ है, तो उसके बाद तो कृष्ण ही आएगा। तो कृष्ण सप्तमी तक शिवरात्रि मेला देखने कहाँ जाओगे, करो शिव की जय, करौली के अंदर। मल्लीनाथ जी का मेला तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, तो एकादशी से एकादशी तक ही है, चैत्र से चैत्र से ही है, लेकिन कृष्ण से शुक्ल तक ये है। फिर देखिए चैत्र शुक्ल बलदेव जी का मेला, तो बलदेव जी का मेला कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक लगेगा। फिर गोमती सागर मेला झालरापाटन के अंदर, तो कब शुरू होगा, वैशाख में शुरू होगा और ज्येष्ठ तक चलेगा। इनकी डेट्स आपको याद रह जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनको बिना ट्रिक्स के किया ही नहीं जा सकता याद। फिर देखिए तेजाजी मेला और गोगा मेड़ी मेला, तो तेजाजी और गोगा, अच्छा ये मैंने शायद पूरा रीड नहीं किया। गोमती सागर मेला वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ की कृष्ण पंचमी तक चलेगा। तेजाजी और गोगा मेड़ी मेला दोनों श्रावण की पूर्णिमा से शुरू होंगे। श्रावण की पूर्णिमा में और क्या आता है, रक्षाबंधन मैंने आपको कब बताया, तब से शुरू होंगे। और जो ये वाला है ये तो पूरे 1 महीने ही चलेगा एक तरीके से। गोगा मेड़ा श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, बताइएगा 1 महीना है या 15 दिन है। और तेजाजी मेला श्रावण की पूर्णिमा से भाद्र की अमावस तक। फिर आ जाओ जसवंत मेला, तो जसवंत तो देखो जसवंत अश्विन है ना, थोड़े दोनों नाम हैं। तो पंचमी से शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक लगता है। पुष्कर मेला और चंद्रभागा मेला कार्तिक के शुक्ल में शुरू होंगे, माघ शीर्ष कृष्ण में खत्म होंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, चंद्रभागा मेला एकादशी से पंचमी तक और पुष्कर मेला प से प्रतिपदा से द्वितीया तक। तो ये हो गए आपके मेले। और
हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राजस्थान की चित्रकला से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए एच.सी. मेहता ने क्या कहा, ये कुछ वैसे पेपर में मुझे नहीं लगता कि इनसे कुछ रिलेटेड आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा शुरुआत करते हैं तो पता होना चाहिए कि एच.सी. मेहता हिंदू शैली के बारे में बात करते हैं। ब्राउन महोदय राजपूत कला बोलते हैं। आनंद कुमार स्वामी 1916 में कहते हैं कि राजपूत पेंटिंग्स का मतलब है राजस्थानी प्लस पहाड़ी चित्रकला किसके बराबर है, राजपूत चित्रकला के। राय कृष्ण दास राजस्थानी चित्रकला बोलते हैं। अब मेवाड़ के अंदर हमें कौन कौन सी चित्रकला देखने को मिलती है, उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। नाम ध्यान रखेंगे, मेवाड़ एरिया से ध्यान रखोगे तो याद आ जाएगा। मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर। अभी ये बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक शैली को, तो ये अभी आप मत रटिए कि मेवाड़ में क्या क्या आता है, मारवाड़ में क्या क्या आता है। पहले पूरी चित्रकला सुन लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएगा। ढूंढाड़ में आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। हाड़ौती में बूंदी और कोटा। अब सबसे पहले हम उदयपुर चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं, उदयपुर चित्र शैली के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि इसको कहा जाता है कि यहीं से चित्रकला शुरू हुई। तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का मीन्स फॉर्मेशन हुआ था। मोकल के समय सुपार्श्वनाथ का चरित्र बना था, मीन्स उसकी पेंटिंग की गई थी। जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पर मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था और चित्तेरों री ओवरी तस्वीरों रो कारखाना भी इसी समय पर बना था। प्रमुख चित्रकार दो के नाम आपको ध्यान रखने हैं, साहबदीन और मनोहर। साहबदीन ने महाराणाओं के जो चित्र हैं वो व्यक्तिगत चित्र बनाए, मीन्स उनकी पूरी फिजिक वगैरह दिखाई है। अभी इसको थोड़े से याद करने की कोशिश भी करेंगे। संग्राम सिंह के समय के दो चित्र, एक तो कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, ये सबसे फेमस हैं। रंग लाल पीला देखने को मिलेगा। पशु पक्षी में सभी देखने को मिलेंगे, हाथी, घोड़ा, हिरन, चकोर, हंस, मयूर। शिकार में आपको 3D असर भी देखने को मिलेगा उस समय के चित्रों में। वृक्ष कदम का पेड़ देखने को मिलेगा। स्त्रियों की जो आंखें हैं वो मीनाकृत आंखें हैं। कलाकार कौन कौन से हैं, नूरुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ और गंगाराम। किसके बारे में बात की हमने, उदयपुर के बारे में बात करी। अब आइए थोड़ा सा इसको याद करने की भी कोशिश करवाते हैं। देखिए उदय से मतलब उदय क्या होता है, जब किसी का जन्म हो है ना, तो जन्मभूमि इसी को कहा जाता है। अच्छा, जब किसी का जन्म होता है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तेज़ी से बढ़ जाए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मम्मियों को पता चलता है, जो माताएं होती हैं, कि भाई जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन होती है वो भी, तो तेज सिंह, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हैं। मोकल के समय सुपार्श्वनाथ चरित्र बना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो जगत सिंह, अब जगत में क्या है, ये अपना नाम फैलाना चाहता था तो कुछ तो खास करता ना, तो इसने एक कारखाना बना दिया कि भाई मैं एक कारखाना बनवा के जा रहा हूँ, जिसको कहा गया चित्तेरो री ओबरी। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, मोकल के समय सुपार्श्वनाथ। अच्छा, अब जब चित्र बनेंगे तो फिर सबका मन मोह लेंगे, चाहे कोई साहब हो चाहे कोई भगवान हो, तो साहबदीन और मनोहर। अब साहबदीन ने क्या करा, बड़े बड़े महाराणाओं के, क्योंकि देखो साहब किसको बोलते हैं, ज़्यादातर जो मेन साहब से बड़े होते हैं, तो महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। अच्छा, अब इनके समय के दो चित्र बहुत फेमस हैं, चित्र तो इन्होंने बनाए, एक तो कलीला दमना और एक मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। उदयपुर के अंदर आपको हर एक रंग देखने को मिलता है, लाल, पीला, हाथी, घोड़ा, हिरन, चकोर, हंस, मयूर, ये पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। 3D असर देखने को मिलेगा। वृक्ष में कदम का पेड़ देखने को मिलेगा। स्त्रियों की मीनाकृत आंखें देखने को मिलेंगी। कलाकार में आपको नूरुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ, गंगाराम। अब देखो इनमें सब में आप देखो राम, राम, जगन्नाथ, है ना, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, तो जिनके साथ ये हों तो उनके तो दिन अच्छे ही रहते हैं। तो नूरुद्दीन, कृपाराम, जगन्नाथ, गंगाराम, ये सब किससे रिलेटेड हैं, उदयपुर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम चावंड शैली की। तो चावंड भी कहाँ की है, मेवाड़ की है। अभी हमने मेवाड़ में एक पढ़ी उदयपुर, और अब हम पढ़ने वाले हैं चावंड। तो चावंड महाराणा प्रताप मैंने आपको पढ़ाया है राजस्थान हिस्ट्री में, उसमें हमने पढ़े हैं। अच्छा, उदयपुर में थे नूरुद्दीन, और महाराणा प्रताप क्योंकि थोड़े से और बड़े हैं तो नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। तो नासिरुद्दीन भाई उससे रुका नहीं गया, ठीक है, और उसने ढोला मारू का चित्र बना दिया।
देखिए अमर सिंह फर्स्ट, तो अमर सिंह फर्स्ट के काल में आपको स्वर्ण काल देखने को मिलेगा, यानी कि अमर सिंह ने भी, जैसे उदयपुर के अंदर जो जगत सिंह था उसका स्वर्ण काल था, चावंड में अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो स्वर्ण काल है। रागमाला बनवाई, वहाँ निसारुद्दीन ने ढोला मारू बनवाया, यहाँ पे रागमाला बनवाई, 12 मासा बनवाया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। चावंड शैली में कौन है? निसारुद्दीन है, तो निसारुद्दीन, ढोला मारू, रागमाला, 12 मासा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय कृष्ण जी के चित्र, एक बार मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। हाँ, तो कृष्ण जी के चित्र, पिछवाई चित्र फेमस है, केले का वृक्ष है। और यहाँ पर कलाकार कौन कौन हैं? तो देखिए यहाँ पे कलाकार कौन कौन से हैं? बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, कमला, इलायची। देखो कमला, इलायची बड़े नॉर्मल से नेम्स हैं, कोई भगवान से रिलेटेड नहीं है। घासीराम भी नॉर्मल नेम है, चंपालाल नॉर्मल नेम है। ठीक है, और ये जो 4 हैं, जैसे कि ये थोड़े से भगवान से रिलेटेड हो गए, रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग। तो 2 तो देखो राम के नाम हो गए, राम है तो राम नारायण, ठीक है, और चतुर्भुज, ये 4 ध्यान रखना नाथ द्वारा के अंदर, और ये 4 बड़े ही बेसिक नेम हैं। अब लास्ट शैली कौन सी है मेवाड़ के अंदर? देवगढ़ चित्र शैली। तो देवगढ़ चित्र शैली के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा? तो देवगढ़ चित्र शैली एक तो द्वारिका दास चुंडावत के समय शुरू हुई। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्व प्रदान किया। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, इसमें आपको, क्योंकि देखो देव है ना, तो देव तो कोई भी हो सकता है, तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ सबका मिश्रण देखने को मिलता है। हरा पीला रंग, जबकि उदयपुर के अंदर लाल और पीला, यहाँ पे हरा और पीला है ना, तो देव को देखो हम हरे रंग भी चढ़ाते हैं, ऐसे हरे रंग में भी हमने देखे हैं। यहाँ पे जो प्रमुख चित्र है वो है मोती महल और अजारा की ओबरी भित्ति चित्र है। ठीक है, तो देवगढ़, तो जो देवों का नाम लेता है उनके पास तो मोती मोती होते हैं, है ना, आज नहीं तो कल। तो मोती महल, अजारा की ओबरी। कलाकार कौन कौन है? कंवला, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ, बगता। सारे नेम्स थोड़े से आपने हो सकता है पहली बार ही सुने हो, तो वो सब देवगढ़ चित्रशैली के अंदर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं जोधपुर चित्रशैली की। तो जोधपुर चित्रशैली मारवाड़ के अंदर आएगी। मारवाड़ के अंदर मालदेव के समय इसका प्रारंभ हुआ। कब हुआ? मालदेव के समय। उत्तराध्ययन नामक सूत्र जैन ग्रंथ आपको यहीं देखने को मिलेगा। चोखेलाव महल, हमने कल दुर्ग भी पढ़े थे और वहाँ पे भी हमने पढ़ा था चोखेलाव, आपको मैंने राजस्थान के किले करवाए 2 वीडियो के अंदर। सूर सिंह के समय रागमाला, वीरजी विठुल दास का चित्रण देखने को मिलेगा। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव भी आ गया था। चित्रकार इसके कौन कौन हैं? करीम, घासी, नाथे नारायण दास एवं नगु। महाराजा अभय सिंह के चित्रकार कौन हैं? डालू, डालचंद। विजय सिंह के फैजल अली, उदयराम। कोशिश करूंगी अभी मैं इसको आपको याद कराने की। मान सिंह के टाइम पे स्वर्णकाल है। नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण देखने को मिलेगा। शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र। और इस समय मतीराम के रसराज ग्रंथ पर चित्रण हुआ। चित्रकार कौन कौन है? अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह, शिवदास, शंकरदास, जीतमल और छज्जू। तो देखिए जोधपुर चित्रशैली, तो जोधपुर को आप याद रखिए जोधा से, ठीक है। तो देखिए जोधा, मालदेव के समय। और मान लीजिए कि जो मालदेव हैं वो जोधा से कुछ सवाल कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू याद करते हैं। तो मालदेव जोधा से सवाल कर रहे हैं कि चोखे बात बताओ, है ना, अच्छी बातें बताइए। तो वो उत्तर दे रही है। तो उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन ग्रंथ चोखेलाव महल के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो उसने क्या बताया कि हाँ मैंने ना कुछ मतलब रागमाला के चित्र देखे हैं, वो सूर सिंह ने बनाए थे। तो ऐसा उत्तर दे रही है कौन? जोधा। तो उसने कहा कि अच्छा, मालदेव ने कहा कि फिर तो मुगल प्रभाव भी आ गया होगा। तो उसने कहा हाँ आ गया। चित्रकार कौन कौन है? तो देखो चित्र जो हैं वो हमने क्या देखे हैं कि कुछ मतलब के लोग हैं, और वो नारायण जो हैं, भगवान जो हैं, नारायण से ही नगो, ध्यान रखना, नाथे नारायण दास और नगो, कि जो नारायण है ना उनके सामने बड़ी मतलब घास खिला रहे हैं, उनको गरीब समझ रहे हैं। तो चित्रकार कौन कौन हो गए? करीम, घासी और नारायण दास। ध्यान रखना चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं पेपर में, तो कैसे याद रख सकते हो कि इतने मतलब वो ऐसे बता रही है कि नारायण को घास खिला रहे हैं कुछ गरीब लोग, जबकि नारायण तो भगवान जी हैं, ऐसे।
तो उन्होंने कहा अच्छा उनको भय नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी मीन्स उनके ऊपर से कुछ भी डाल सकते हैं आसमान से, ठीक है। तो अभय सिंह के टाइम पे डालचंद, भय किसका होगा कि ऊपर से कुछ भी डल सकता है आपके ऊपर, ठीक है। फिर उसने विजय सिंह ने कहा फैज़ल अली और उदयराम, ये दो ध्यान रखना, विजय सिंह के टाइम पर कौन थे, फैज़ल अली और उदयराम। और मान सिंह, देखो मान सिंह का नाम तो वैसे ही बहुत बड़ा है, तो वो तो स्वर्ण काल रहेगा ही रहेगा। तो फिर अब कैसे सुधार किया जाए, तो उसने कहा कि अब तो भाई विजय जो है उसके लिए फैज़ल अली और उदयराम को ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, तो देखो नाथ संप्रदाय से संबंधित कुछ चित्रण भी देखने को मिलता है कि एक भगवान को नाराज़ किया है तो अब शिव पुराण भी बनाना पड़ेगा, दुर्गा पुराण भी बनाना पड़ेगा और नाथ का चरित्र भी दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इसी समय मती राम के रसराज ग्रंथ पर रचना हुई। तो ऐसे बोलते ना, अरे मेरी तो मती मारी गई, है ना। तो मती राम ने रसराज ग्रंथ पर रचना की। और इसके चित्रकार कौन कौन हैं, तो देखिए थोड़े से अगेन कुछ भगवान से रिलेटेड तो देखो बहुत सारे हैं ही हैं, लेकिन एक भाटी आपको शायद ध्यान रहेंगे, दाना भाटी और अमरदास, ठीक है। फिर दोबारा से देखिए दो शिव के नाम से ध्यान रखना, देखो यहाँ पे बनाया था ना, शिव पुराण बनाया था, तो शिवदास और शंकरदास, अभी कहीं शिव का नाम नहीं आया है, सिर्फ यहीं पर आया है, ठीक है। और साथ में राम सिंह, और देखो अब जब ये सब हो जाएगा तो जीत ही जाएंगे, तो जीतमल और छज्जू। कहानी याद रह जाए तो कर लीजिएगा, वरना आप अपनी भी स्टोरी बना सकते हैं। अब आप तख्त सिंह के समय देखेंगे तो तख्त सिंह अगर थोड़ा बहुत याद हो तो तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत हमने पढ़े हैं 1857 की क्रांति में। तो तख्त कितने ही सख्त हो गए, लेकिन ये यूरोप से पीछे नहीं हटे, यूरोपीय प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। एच.सी. मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया, ठीक है। एच.के. मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया है। यहाँ पे भी आपको लाल पीले रंग, उदयपुर जैसी शैली है वहाँ पर देखने को मिलेगा, हास्य पर पीला रंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे बादल हैं, पहाड़ हैं, प्रेम कहानियों का चित्रण है। जोधा को बादल पसंद है, पहाड़ पसंद है, ठीक है, ऐसे ध्यान रह जाएगा। पुरुषों को लंबा चौड़ा और महिलाओं की बादामी आंखें दिखाई गई हैं, और पुरुषों को ठिगने कद का बनाया जाता था। यहाँ पे भी आपको ऊंट, घोड़ा, हिरन का चित्र देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने कौन सी शैली की बात की है, ये हमने जोधपुर शैली की बात की है, मारवाड़ के अंदर। अब बात करते हैं बीकानेर की। तो अब आप इसको मुझसे रिलेट कर लो, ठीक है। मुझसे आप बहुत सारी राय मांगते रहते हो। तो महाराजा राय सिंह के टाइम पे भगवत पुराण का चित्रण हुआ। हमारे यहाँ बड़े फेमस हैं ये लोग, अली राजा और रुकनुद्दीन। इनको लाहौर से हमने बुलवाया था कि उस्ता कला करो। और यहाँ तक कि जो हिसामुद्दीन जो उस्ता है, उनको तो पद्मश्री भी मिला हुआ है। और अनूप सिंह का टाइम तो स्वर्ण काल था, ठीक है। देखो मेरे नाम में भी अनु आता है ना, तो अनु का तो स्वर्ण काल रहेगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। मथेरन कला क्या होती है, बीकानेर महाराजाओं के चित्र बनाए गए। गीले प्लस्तर पर चित्रकारी होती है, मीन्स आला गीला पद्धति जिसको बोलते हैं, फ्रेस्को पद्धति जिसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन चित्रकार हैं, तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे चित्रकार हैं, जैसे कि रामलाल मुन्नालाल, मुकुंद, राम किशन, अलरेजा जयकिशन, चंदूलाल, हसन शिवराम, मेघराज। और किन रंगों का ज़्यादा प्रयोग होता है, बैंगनी, सलेटी, बादामी। देखो अभी तक कहीं नहीं हुआ ना ऐसा प्रयोग, यही बीकानेर में ही हो रहा है। ब से बीकानेर, ब से बैंगनी, ब से बादामी। और सलेटी रंग का भी प्रयोग करते हैं हम बीकानेर वाले। रेत के धारों का चित्रण, ऑब्वियसली यहाँ पे तो रेत के धोरे हैं तो वही बनेंगे। फूल पत्तियों का भी है। यहाँ पे आपको पंजाबी, मुगल, दक्कनी प्रभाव सबका मिलेगा। पंजाब हमारे पास में है, हालांकि राजस्थान के पास है, और डेक्कन एरिया का सबका प्रभाव देखने को मिलेगा। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। बीकानेर व शेखावटी के चित्रकार चित्र के साथ नाम और दिनांक लिखते थे। यहाँ के लोग अपना नाम कि भाई हमने बनाई है और किस डेट को बनाई है ये लिखते थे। सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित अवकाश आपको देखने को मिलेगा। बरसते हुए बादल आपको देखने को मिलेंगे। बीकानेर से बादल, बीकानेर से ब से ध्यान रखना बैंगनी, बादामी, सलेटी रंग। चित्रकार के नाम ध्यान रखना, मथेरन कला यही है, अनूप सिंह के टाइम का स्वर्ण काल है, हिसामुद्दीन उस्ताद को पद्मश्री मिला हुआ है, अली राजा रुकनुद्दीन है, ठीक है, इनको लाहौर से बुलाया था। राय सिंह के टाइम पे भगवत पुराण है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं।
अब यहीं पे बात करेंगे किशनगढ़ शैली की। तो मारवाड़ के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं किशनगढ़ शैली। तो किशन और सावन है ना, वल्लभ संप्रदाय। और यहाँ पे जो सावन सिंह है उन्होंने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया। बहुत फेमस है, यूपी भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर एक तो आपको देखने को मिलेगा बनी ठनी। बनी ठनी आँखों का चित्रण है और किसने बनाया है ये? मोर ध्वज निहाल चंद ने। बहुत फेमस है, 1973 में डाक टिकट भी जारी हुई थी और लाडी दास ने ये कहा कि तो भारत की मोनालिसा है। चांदनी रात की गोष्ठी अमीर चंद द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो चांद देखो, चांद में है ही, चंद नाम है ना, चंद और चांद याद रह जाएगा। तो ये अमीर चंद कहाँ के हैं? ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। फ़याज़ अली, एरिक डिक्सन इस शैली को प्रकाश में लेकर आए। कौन? फ़याज़ अली और एरिक डिक्सन। ठीक है, अब इसके भी देखो चित्रकार बहुत सारे हैं, तो इसका मेन जो नेम है वो ये ध्यान रखना है, निहाल चंद और अमीर दास, अमीर चंद, ये दोनों नाम तो ध्यान रखने ही है। और मोर ध्वज से मोध्वज, मोह से ही नाम याद रख लो, मूल राज, तो ये याद रह जाए तो पढ़ लेना, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतने सारे नाम रह पाएंगे याद, क्योंकि देखो राम भी काफ़ी जगह हैं, एक बार फिर भी स्क्रीन पर हैं, आपको याद करने हो तो आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इस शैली के अंदर नारी चित्रण मोनालिसा बनाई है ना, सफ़ेद रंग गुलाबी रंग का प्रयोग किया है, हाशिए में गुलाबी रंग का प्रयोग किया है। कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं की नाक में आभूषण वैसरी भी आपको देखने को मिलेगा। पशु पक्षी में आपको भ्रमर और मोर देखने को मिलेगा। अब मारवाड़ में ही है अजमेर शैली। अजमेर शैली महिला चित्रकार उसना और साहिबा। तो अजमेर के अंदर आज मैं साहिबा को देखूंगा, उस साहिबा को देखूंगा, ऐसे याद रख लेना, उसना और साहिबा। यहाँ पे कलाकार देखो बहुत छोटे छोटे नाम है, चांद नांद, तैयब जालसी, अल्लाह बख्श। 5 बार पढ़ो, चांद नांद, ठीक है, तैयब जालसी, अल्लाह बख्श। फिर आ जाते हैं घानीराव शैली। तो इसमें भी नाम कौन कौन से हैं? छज्जू, कृपानाम और नारायण, ऑलरेडी नाम ये आ चुके हैं। तो घानीराव के अंदर न की मात्रा है, नारायण ध्यान रखिएगा, छज्जू, कृपाराम। फिर बात करते हैं नागौर चित्र शैली की। नागौर चित्र शैली के अंदर आपको वृद्धावस्था के चित्र देखने को मिलेंगे, है ना, कोई भी वृद्ध नहीं होना चाहता, तो वृद्धावस्था। बुझे हुए रंग, क्योंकि वृद्ध में क्या होता है भाई, सब पूरी लाइफ ख़त्म ही हो गई, तो बुझे हुए रंग। पारदर्शी कपड़ों का चित्रण देखने को मिलेगा, शबीहों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए सिरोही शैली। सिरोही शैली जैन संस्कृति का केंद्र है। सबसे प्राचीन केंद्र चित्र जो 24 जिनों के स्वरूपों से संबंधित हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रत्येक जैन अपने घर में एक दर्शन 24 रखता था। प्रमुख दुर्लभ चित्र जो हैं वो आंचलिया आदेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। तो सिरोही शैली काफ़ी फेमस है, सिरोही शैली भी, और उसके अंदर आपको दुर्लभ चित्र भी देखने को मिलेंगे, आंचलिया आदेश्वर मंदिर में देखने को मिलेंगे। जैसलमेर स्वर्णकाल है, मूलराज द्वितीय के समय। देखो जैसलमेर इतनी गर्मी में मूलराज द्वितीय ने चित्र बनाए। और तो अन्य शैली, फिर देखिए बात करते हैं ढूंढाड़ चित्र शैली की। देखिए ढूंढाड़ चित्र शैली यानी कि जयपुर चित्र शैली की सबसे बात करेंगे। तो जयपुर के अंदर भी कौन आएंगे? मानसिंह। मानसिंह के समय इसका प्रारंभ हुआ। ऑलरेडी भी हमने मानसिंह कहीं पे पढ़े हैं, जिनके टाइम पे स्वर्ण काल था, बताइएगा, क्योंकि मानसिंह वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं मारवाड़ के अंदर। रज़्मनामा महाभारत, क्योंकि महाभारत के काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो जयपुर के अंदर देखने को वैसे भी मिलते हैं। मिर्ज़ा जयसिंह के समय कृष्ण के चित्र अधिक बने। जयसिंह के टाइम पे सूरत खाना। ईश्वरी सिंह साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाए। तो सब के लिए साहब ईश्वरी हैं, है ना, तो आदमकद चित्र बनाए, साहिब ने वहाँ पर भी बनाए थे। माधो सिंह पुंडरिक हवेली के भित्ति चित्र बनाए। प्रताप सिंह के टाइम पे स्वर्ण काल था। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सारे चित्रकार हैं, आपको इनके नाम याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ इनका ध्यान रखना है, जैसे ईश्वर सिंह ने, माधो सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ये सब ध्यान रखना है। वैसे मैं फिर भी एक बार चित्रकार पढ़ देती हूँ। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, सालिग्राम, लक्ष्मण, राधा किशन, हीरा, मंगला, सीताराम, शिवदास, रामजी दास, मोहम्मद शाह, लालजी, कुशला।
यहाँ पे आपको लाल, पीला, हरा, केसरिया रंग देखने को मिलेगा। हास्य में गहरा लाल रंग देखने को मिलेगा। मुगल प्रभाव सबसे अधिक आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा। पुरुष को बिना दाढ़ी मूछ के दिखाया गया है। आदमकद चित्र, हाथियों का चित्रण, उदयभान चित्र, भित्ति चित्र यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा याद भी कराने की कोशिश करते हैं। तो ढूंढाड़ चित्र शैली, तो ढूंढाड़ चित्र शैली किसके टाइम पे शुरू हुई? मान सिंह के समय। मानो ना मानो, है ना, राजी हो नहीं हो, तो रज़्मनामा का चित्रण। अब जयपुर है तो जय सिंह, तो जय सिंह क्या करेंगे भाई? जय किसकी करते हैं? जय कन्हैया लाल की, तो कृष्ण के चित्र बनवाए। ठीक है। और जय सिंह, सवाई जय सिंह ने सूरत खाना बनवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स से सवाई, स से सूरत खाना। ईश्वरी सिंह तो साहिब करते हैं, ईश्वर ईश्वर, साहिब ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं, या सबके साहिब ईश्वर ही हैं। माधो सिंह ने पुंडरिक हवेली के भित्ति चित्र बनाए। प्रताप, तो उसका प्रताप तो बहुत बड़ा है, तो स्वर्णकाल। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अलवर चित्र शैली की। तो अलवर को हमने ऐसे याद किया हुआ है कि अलवर लव, तो लव कौन करता है? विनय सिंह, और गुलस्ता लेके जाता है। ठीक है, बहुत बल के साथ, तो बलदेव। और किसी को मीन्स जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट चीज़ शो करनी है, तो हाथी दांत पे चित्रण करवाता है। किससे? बख्तावर सिंह से। और साथ ही साथ में शिवदान सिंह कोक शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखते हैं, मतलब एक बुक भी लेके जा रहे हैं। सोचो, ऐसे बस याद करने का तरीका है। डालू राम द्वारा राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रण किया गया। तो भाई डालू राम ने तो कमाल ही कर दिया कि शीश महल में भित्ति चित्र बना दिए। चिकने रंगों का प्रयोग हुआ। हाशिए में बैल बूटे बनवाए। जयपुर, मुगल, ईरानी सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सालिग्राम, जमुनादास, छोटे लाल, नंदराम, बख्शाराम। वैश्य चित्रण भी देखने को मिलेगा। योग करते हुए मिलेगा। लघु चित्रण देखने को मिलेंगे। बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम, नानकराम, मूलचंद। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना जो वर्ड आपको लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रह रहा है, आप उसकी ट्रिक बनाएं, लिख लें, क्योंकि देखो नाम ऐसे याद नहीं होंगे, नाम तो आपको किसी ना किसी ट्रिक से ही करने पड़ेंगे। चलिए फिर बात करते हैं उनियारा शैली। ये ढूंढाड़ शैली ही है और ये लास्ट है उनियारा शैली। यहाँ पे आपको ढूंढाड़ और बूंदी, तो उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सब कुछ बंद कर दिया, तो ढूंढाड़ और बूंदी। यहाँ पे कौन कौन है? धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी और राम लखन। अब लास्ट चित्रकला है हाड़ौती चित्रकला। तो हाड़ौती सुरजन सिंह के, सुरजनहाड़ा आपने सुना होगा, तो सुरजन सिंह के समय प्रभाव हुआ। उम्मीद है तो स्वर्णकाल, जंगली सुअर का चित्रण किया है। हरे रंग का प्रयोग आपको यहाँ पे अधिक देखने को मिलेगा। प्रकृति चित्रण देखने को। मेवाड़ शैली का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। केले, खजूर, सरोवर, ये सब देखने को मिलेंगे। चित्रकार यहाँ पे भी बहुत सारे हैं। अहमद, साधुराम, रामलाल, सुरजन, मतीराम। पुस्तक रसराज पर भी चित्रण किया है, ये ध्यान रखना, पुस्तक रसराज पर भी चित्रण किया गया है। फिर बात करते हैं कोटा की। तो कोटा के अंदर राम कोट पहनते हैं। उम्मेद सिंह का यहाँ पे भी स्वर्ण काल है। वल्लभ संप्रदाय, नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। शिकार के दृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट, शिकार के दृश्य कहाँ चित्रित किए गए हैं? कोटा के अंदर। महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। रागमाला का चित्रण डालू ने किया है। यहाँ पे भी डालू भी है, गोविंद राम, रघुनाथ, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको ध्यान रख लीजिएगा, बाकी को आप स्किप कर सकते हो। हाड़ौती आलनिया कोटा के शैल चित्र। शेखावटी के अंदर ओपन आर्ट गैलरी है ना, बहुत शेखी मार रहे हैं। ओपन आर्ट गैलरी है, धार्मिक चित्र देखने को मिलते हैं। लोक जीवन से रिलेटेड आला गीला पद्धति देखने को मिलती है, जिसको पन्ना कहते हैं। नीला रंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जोगीदास की छतरी जो है वो देवा नामक चित्रकार ने बनाई है। कुछ आधुनिक चित्रकार और देखते हैं और फिर आपकी चित्रकला खत्म। राम गोपाल विजय वर्गीय गुरु थे शैलेंद्र नाथ डे, और सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाई। पद्मश्री भी मिला और चित्र अभिसार निशा। तो राम गोपाल विजयवर्गीय, देखिए नया ही नाम है ना, अभी आजकल ही कुछ दिनों तो डे, तो शैलेंद्र नाथ डे। चित्र प्रदर्शनी लगाई इन्होंने, तो इनको पद्मश्री भी मिला। अब पद्मश्री मिला है तो याद रहना ही चाहिए। गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरा राज संबंध के अंदर हैं। ठीक है, तो गो राज गो, ठीक है, तो राज संबंध के अंदर भीलों का चितेरा।
सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। तो सौभाग्य, सोनी, सोनी तो बहुत सारी कास्ट होती हैं, तो सौभाग्य और नीड, नीड का नी और सौभाग्य का सो, ये आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परमानंद गोयल भैंसों का चितेरा है, चोयल सॉरी। जगमोहन माथोड़िया श्वान का चितेरा, ठीक है, जयपुर के अंदर, तो जगो श्वान जगो ऐसे याद रख लेना। कुंदन लाल मिस्त्री महाराणा प्रताप के चित्र इन्होंने बनाए हैं, तो कुंदन लाल मिस्त्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और राजा रवि वर्मा ने प्रभावित होकर प्रताप के चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिन्होंने भारत माता का भी चित्र बनाए हैं। भूर सिंह शेखावत, तो इन्होंने क्रांतिकारी और देशभक्त नेताओं के चित्र बनाए। राजस्थानी प्रभाव अधिक सबसे बीकानेर के अंदर देखने को मिलेगा। देवकी नंदन शर्मा ये प्रकृति, नेचर से रिलेटेड चित्र बनाते हैं, तो द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। देखो देवों ने ही प्रकृति बनाई है, ऐसे याद रह जाएगा। ज्योति स्वरूप कच्छावा, तो जंगल के चित्र इन्होंने बनाए, तो ज से ज्योति, ज से जंगल, इनर जंगल। तिलक गिताई कौन है भाई, फेमस ही है, पद्मश्री मिला है, तो तिलक ही लग गया इनको। किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार ये हैं। तो रमेश गर्ग आधुनिक कला के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्र इन्होंने मशीनी मानव बनाया, 20वीं सदी बनाई, माता और शिशु के चित्र बनाए। ठीक है, तो आपकी राजस्थान की चित्रकला यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इनको रिवाइज ज़रूर कीजिए, रिवीजन इज़ वेरी